कहाँ तक घर में घुसे रहते, कोशिश तो ही करते थे कि कम से कम घर से बाहर निकलें, लेकिन घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। एक दिन अपनी बेगम के साथ बाजार में शॉपिंग के लिए जा रहे थे कि फिजा में वो परिंदा नमूदार हुआ। लोगों ने उसे देख कर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस वक्त जज साहब खुले बाजार में थे। एक गनमैन इनके साथ ही चल रहे थे। अचानक ही जज साहब चीखे, जल्दी करो, इस परिंदे को निशाना बनाओ। और गनमैनों ने राइफलों के मुंह खोल दिए। उन्होंने रुख ऊपर की तरफ करके परिंदे पर बेशुमार गोलियां चलाना शुरू कर दी। जज साहब ज़मीन पर बैठ गए। उनकी बेगम भी वहीं ज़मीन पर ज़रा फासले पर पड़ी थर थर काँप रही थी। लेकिन गनमैनों ने देखा कि परिंदे पर चलाई गई गोलियां बिल्कुल भी असर नहीं हैं। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने फिजा में गोता लगाया और ज़मीन पर बैठे हुए जज साहब को दबोच कर फिजा में उड़ा ले गया। हर तरफ शोर शराबा हो गया। गनमैन अब इस खौफ से गोलियां नहीं चला रहे थे कि कहीं गोलियां जज साहब को ना लग जाए। लेकिन फिर अदालत के इस हिस्से पर जहां बैठकर जज साहब ने रागा के खिलाफ फैसला दिया था, जज साहब के बदन को इंतहाई बुलंदी से छोड़ दिया गया और जज साहब पुख्ता इमारत पर गिर कर टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत बड़े आदमी थे, आखिर मुल्क के जज थे। हर तरफ खलबली ना मच जाती तो और क्या होता। अखबारात बड़ी बड़ी कहानियां लिखने लगे और इसके बाद सरकारी ओहदेदार सर जोड़कर बैठ गए। पुलिस हेड ऑफिस में मीटिंग हुई और यह तय हुआ कि पुलिस का एक बड़ा दस्ता हर तरह के असले से लैस होकर इस परिंदे की तलाश में निकले और उसे निशाना बनाए। इस सिलसिले में बस्ती अमाना शाह का ही रुख किया गया, जहाँ रागा रहता था। रागा की वो रहायशगाह जहाँ वो हमेशा हुआ करता था, पुलिस ने घेर ली और वहाँ मौजूद हर चीज़ को अपने कब्जे में ले लिया और आगा के बारे में तहकीकात होने लगी। दरोगा खान जमान खान, वकील अहमद दीन और जज जवाल अहमद साहब बेचारे बेबसी की मौत मर गए थे। इधर बस्ती का वो आदमी जिसका नाम नज़ीर था मौत का शिकार हो गया था। अब तक ये 4 ही अफराद इस खूंखार परिंदे का नवाला बने थे। लेकिन फिर एक दिन बस्ती की चौक में उस वक्त जब लोगों ने अपने अपने कामों में मसरूफ थे, एक फ़कीर जैसा आदमी नमूदार हुआ। इसने काले रंग का लिबास पहन रखा था और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी नकाब डाली हुई थी। वो बस्ती की चौक में आकर खड़ा हो गया। फिर किसी ने इसके करीब आकर पूछा, बाबा जी आप कौन हैं और कहाँ से हैं? चौक में खड़ा हुआ शख्स पहले तो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपने चेहरे पर नकाब उल्टा। जिस शख्स ने अच्छी तरह जान लिया कि ये रागा था। रागा ने खूनखार नज़रों से उसे देखा और बोला, पूरी बस्ती को बता देना, रागा एक एक से इंतकाम ले लेगा। बस्ती वालों, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तुम लोग चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, ये कह सकते थे कि रागा बेकसूर है, इसने चौधरी इकबाल को कत्ल नहीं किया। पर तुम सबको तो खुशी थी कि रागा से निजात मिल जाएगी और उसे मौत की सज़ा हो जाएगी। देखा तुमने अपना अंजाम। अब मैं रोज़ाना बस्ती में रहने वाले एक आदमी को फिजा में उठा कर ले जाऊंगा और फिर उसे ऊपर से छोड़ दूंगा। तुम सबकी चट्टी बन जाएगी। अब बचो रागा के इंतकाम से। ये कहकर रागा ने एक थोड़ी सी दौड़ लगाई और इसके बाद फौरन फिजा में बुलंद हो गया। देखते ही देखते इसका बदन खूंखार परिंदे की शक्ल इख्तियार कर गया और थोड़ी देर के बाद ये परिंदा निगाहों से ओझल हो गया। लेकिन बस्ती में एक बार फिर कहराम मच गया था। लोग खौफजदा होकर एक दूसरे को बता रहे थे कि अब देखो बस्ती वालों की शामत आने वाली है। बहुत से लोगों ने तो फैसला कर लिया कि बस्ती छोड़कर कहीं दूर निकल जाएंगे और कुछ लोगों ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। सरकार को इतला दी गई और हुकूमत ने पुलिस के वो दस्ते जिन्हें रागा के खात्मे के लिए तैयार किए थे बस्ती अमाना शाह भेज दिए। लोग घरों में घुस कर बैठ गए। सारे कारोबार बंद हो गए। हर तरफ एक खौफ की फिजा कायम थी। लेकिन इन तमाम इंतजामात के बावजूद रागा बाज नहीं आया और एक भूला भटका आदमी रास्ते में जा रहा था कि अचानक उसे अपने सर पर एक बड़ा साया नजर आया और कुछ देर बाद रागा खूनखार परिंदे की शक्ल में नमूदार हुआ और झपट कर उसने इस आदमी को दबोच लिया। बस्ती के चौक में रागा के कहने के मुताबिक पहली लाश गिरी और पाश हो गई। लोग दहशत से चीख पड़े। दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा। रागा अपने कहने के मुताबिक बस्ती के लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। इससे कोई न कोई कहीं न कहीं मिल ही जाता था। यहाँ तक कि उसने औरतें और बच्चे भी नहीं छोड़े। पुलिस के दस्ते इस पर गोलियां बरसाते, लेकिन जादूगर रागा पर कोई असर नहीं होता और वो अपना काम कर डालता। जब पुलिस से भी ये काम नहीं संभाला गया तो फिर फौज को तलब कर लिया गया और फौज ने जगह जगह मोर्चे संभाल लिए। रागा की खौफनाक सरगर्मियों को अखबारात में खूब अच्छे तरीके से छाप रहे थे और सिर्फ बस्ती अमाना शाह में ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे शहरों में भी लोग इंतहाई खौफजदा होकर जिंदगी गुजारने लगे। इस एक तरह से सारे कारोबार बंद होते जा रहे थे और लोग चीख चिल्ला रहे थे कि एक जादूगर ने किस तरह पूरे मुल्क पर तबाही नाजिल कर रखी है। ये सब कुछ हो रहा था और सारे के सारे लोग दहशतज़दा थे। कारोबार बंद हो चुका था और किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बेचारा इमाम दीन भी परेशान था। इसका तो काम ही यही था कि जंगल में लकड़ियाँ काट कर आता और इनसे छोटा मोटा सामान बनाता और फिर बस्ती से बाहर जाकर उन्हें बेचता। लेकिन अब इसका कारोबार बंद हो गया। लोग तो अपने घरों में बस खाने पीने की चीज़ें रख कर बंद हो गए थे कि बाहर जाएंगे तो कहीं रागा के हत्थे ना चढ़ जाएं।
इधर इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि रागा को फौज भी कोई नुकसान पहुंचा सकेगी। रागा अपने कौल के मुताबिक कहीं न कहीं से किसी न किसी को पकड़ ही लेता और उसके बाद अपना काम अंजाम देता। फौज ने हर तरह के हथियारों का बंदोबस्त भी कर लिया और रागा पर ये हथियार भी इस्तेमाल किए जाते, लेकिन ये एक भयानक हकीकत थी कि इस पर कोई हथियार असर ना करता। यहाँ तक कि फौज की एक बड़ी तादाद इस इलाके की तरफ गई जहाँ रागा के होने के इम्कानात हो सकते थे, लेकिन रागा वहाँ भी नजर नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं इससे वो अपना काम अंजाम दे ही देता था। एक नौजवान फौजी अफसर ने कसम खाई कि जब तक रागा को मौत के घाट नहीं उतार देगा चैन से नहीं बैठेगा। वो अक्सर अकेला रागा की तलाश में निकलता कि कहीं किसी जगह रागा उसे नजर आ जाए, लेकिन वो नाकाम ही रहा। आज इमामदीन के घर में तीसरा फाका था। हमीदा बेचारी जो कुछ कर सकती उसने कर लिया, लेकिन घर का सारा सामान खत्म हो गया था और खाना तक नहीं बना था। इस वक्त भी हमीदा कहीं पड़ोस से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई थी और उसने इस आटे की रोटियां पकाई थी। सालन वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तीनों माँ बाप और बेटी ने एक एक रोटी बांट ली। हमीदा ने कहा, रहीला तुम ऐसा करो, थोड़ी सी नमक मिर्च की चटनी बना लो, हम रोटी इससे लगा कर खा लेंगे। ठीक है अम्मा, मैं चटनी बनाती हूँ, रहीला ने कहा और फिर उसने सिल पर नमक मिर्च पीस कर अपने माँ बाप को दी और फिर अपनी रोटी लेकर अभी बेटी थी कि दरवाजे से आवाज़ आई, सुबह से भूखा हूँ बाबा, अल्लाह के वास्ते कुछ खाना खिला दो। रहीला का हाथ रुक गया। उसने निगाहें उठाकर रोटी को देखा और खुदा का शुक्र अदा किया कि रोटी इसने अभी तोड़ी नहीं थी। अगर रोटी को तोड़ देती तो ये टूटी हुई रोटी फकीर को देते हुए उसे शर्मिंदगी होती और फकीर सोचता कि वो उसे झूठी रोटी देने आई है। वो खुशी खुशी दरवाजे पहुंची। दरवाज़ा खोला, देखा वो ही फकीर खड़ा था जिसे इसने एक बार अपने हिस्से की कड़ी और रोटी खिलाई थी। उसने उसे फौरन पहचान कर सलाम किया तो फकीर ने इसके सर पर हाथ फेरा। जीती रहो बेटी, दुनिया भर की खुशियाँ समेटो। क्या लाई हो मेरे लिए? बाबा माफ़ी चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, बस एक रोटी है चटनी के साथ, बस ये ही है मैं आपको दे सकती हूँ। फकीर ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा और बोला, बेटी वक्त आ गया है कि तुम्हारी किस्मत के सितारे चमक जाएं। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता, जो उसके बंदों का ख्याल रखता है। कहा जाता है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। लो बेटी, इस रोटी में से आधी आधी रोटी खा लेते हैं। मुझे मालूम है तुमने भी कुछ नहीं खाया। नहीं बाबा, आप सुबह से भूखे हैं। असल में अब हमारे यहाँ भी थोड़ी सी मुश्किलें पेश आ गई हैं। आपने सुना ही होगा कि एक खूनख्वार परिंदा लोगों को कत्ल करता फिर रहा है। वो रागा है, एक जादूगर जो बस्ती अमानत शाह के लोगों से इंतकाम ले रहा है। खुदा की लाठी बेहवास है बेटी, वो कभी अपने बंदों को नज़रअंदाज नहीं करता। लो ये संभालो। ये कहकर बूढ़े ने अपने लिबास में से एक कमान निकाली जो लचकदार लकड़ी की बनी हुई थी और फिर उसे 2 तीर दिए। वो परिंदा जिस वक्त भी नजर आए तुम इस पर तीर चला देना, वो हलाक हो जाएगा। बाबा, हाँ अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये आधी रोटी तुम खा लो। फकीर ने अपने सामने रहीला को रोटी खिलाई। रहीला वो तीर कमान लेकर बहुत खुश थी। उसने फिर कहा, मगर बाबा मुझे तो निशानाबाजी नहीं आती। फिक्र मत करो, जो कुछ तुम्हारी तकदीर में लिखा होगा वो तुम्हारे काम आएगा और नेकियां कभी बेकार नहीं जाती। ये कहकर वो फकीर वहाँ से चला गया और रहीला वो तीर कमान हाथ में लेकर उसे देखती रही। उसने कमान पर तीर चढ़ाया ही था कि बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रहीला एकदम चौंक पड़ी। यकीनन परिंदा रागा कहीं ना कहीं से नजर आया था। वो बेख्तियार तीर कमान लेकर बाहर निकल आई। उसने देखा कि एक नौजवान फौजी अफसर दौड़ रहा है और रागा इसका पीछा कर रहा है। नौजवान फौजी ऑफिसर बहुत चालाक था। जैसे ही परिंदा रागा गोता लगाकर उसे अपने पंजों में दबोचने की कोशिश करता, नौजवान फौजी अफसर उसे झुकाई देकर उसके कब्जे से निकल जाता। रागा बहुत गुस्से में था। अब उसके मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकल रही थी और वो खासा नीचे आ गया था। अचानक ही रहीला को ख्याल आया कि और उसने कमान से तीर खींचकर पहला तीर छोड़ दिया और ये तीर सीधा रागा के सीने में लगा और इसके हलक से एक जोरदार चंगार निकली कि लोगों के कलेजे हिल गए। रहीला ने दूसरा तीर कमान में चढ़ाया और इसके बाद भी उसे परिंदे पर छोड़ दिया। नौजवान फौजी अफसर रुक कर रहीला को देखने लगा। रागा की होलनाक चीखें अब फिजा में उभर रही थी और वो फिजा में गोते खा रहा था। वो बार बार उड़ने की कोशिश करता, लेकिन फिर थोड़ा सा ऊपर जाता और फिर नीचे आ जाता। इसकी इन दोनों जख्मन से खून की धारें तेजी से निकल रही थी और नीचे बहुत से लोग इस पर बहुत सी चीज़ें धार में नहा गई थी। आहिस्ता आहिस्ता रागा की चीखें दम तोड़ी जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो थप से ज़मीन पर आ गिरा। ज़मीन पर गिरते ही इसके पूरे जिस्म में आग लग गई थी। बेशुमार अफराद ये मंजर देख रहे थे और रहीला को दाद दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि देखो ये इमामदीन की वो बेटी है जिसका सब मजाक उड़ाते थे और इमामदीन से कहते थे कि तेरे यहाँ अगर बेटा होता तो तेरी मदद करता। अरे देखो इस लड़की ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। अरे हाँ वाकई ये रागा तो मर रहा है। रागा का पूरा बदन आग में लिपटा हुआ था और खून खबार परिंदे के पर जल चुके थे। अब वो उठने की कोशिश कर रहा था मगर इससे उठा नहीं जा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी गर्दन ज़मीन पर रगड़ने लगा और इसके मुंह से आखिरी आवाज़ें निकल रही थी और फिर फ़ौरन उसने दम तोड़ दिया।
اس کا پورا وجود راکھ میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور یہ راکھ فضا میں اڑ رہی تھی۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑنے لگے۔ نوجوان فوجی افسر بھی کھڑا تھا، وہ حیرت سے کھڑا رحیلہ کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس سے رہا نہ گیا اور رحیلہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، خوبصورت لڑکی تمہارا نام کیا ہے؟ رحیلہ نے اسے دیکھا اور نہ جانے کیوں اسے شرم سی آ گئی۔ میرا نام رحیلہ ہے اور میں امام دین بڑائی کی بیٹی ہوں۔ یہ تیر کمان تم نے خود بنایا ہے؟ اس نے سوال کیا، لیکن رحیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بتاؤ، جواب دو، تم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں حکومت کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا۔ لوگ خوشی سے چیخ رہے تھے، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ راگا اب کبھی منظر عام پر نہیں آ سکے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ راگا کی موت ہو گئی تھی، اس کی راکھ بھی فضا میں منتشر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 10-12 دن تک کوئی وجود نہ نظر آیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ راگا سچ مچ ختم ہو گیا ہے، لیکن سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، امام دین کی بیٹی نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ کوئی نہ کر سکا۔ یہ بات حکومت کے کانوں تک پہنچی اور کچھ دنوں بعد حکومت کے بڑے بڑے آفیسر بستی امام شاہ میں امام دین کے گھر میں پہنچ گئے اور ایک افسر اعلیٰ نے پوچھا، وہ امام دین کی بیٹی کہاں ہے جس نے پورے ملک کو ایک خون خوار جادوگر اور ایک ہولناک پرندے سے نجات دلائی ہے؟ لوگوں نے امام دین کے گھر کا پتہ بتایا اور بڑے بڑے افسر امام دین کے گھر پہنچ گئے۔ تمہاری بیٹی اس قابل ہے کہ اسے ہیرو میں تولا جائے۔ ہم ایک تقریب کرنا چاہتے ہیں بستی امان شاہ میں، جس میں تمہاری بیٹی کو انعام دیا جائے گا۔ امام دین بھی بہت خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد بستی میں ایک بہت بڑا سٹیج بنایا گیا اور وہاں رحیلہ کو طلب کیا گیا۔ امام دین اور اس کی بیوی حمیدہ بھی وہیں موجود تھے۔ رحیلہ کو 50 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار بڑے بڑے لوگوں سے اسے قیمتی انعامات سے نوازا۔ سونے کے زیورات بنانے والی ایک فارم نے اسے سر سے پاؤں تک سونے میں لاد دیا۔ عمارتیں بنانے والی ایک کمپنی نے امام دین کو شاندار گھر بنانے کا ذمہ لیا۔ غرض ہر طرف سے رحیلہ پر امانات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ رحیلہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ لڑکیاں جو رحیلہ کا مذاق اڑایا کرتی تھیں اب سر جھکا کر رحیلہ کے پاس آیا کرتی اور رحیلہ ان سے کہتی کہ تم میری بری وقت کی ساتھی ہو، میں اب بھی تم جیسی ہی ہوں۔ میرے بارے میں جو چاہت کہو، نہ میں نے کبھی پہلے برا مانا ہے نہ اب مانوں گی، بلکہ میں تو تم سے کہا کرتی تھی نا کہ اللہ جسے بھی دینا چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور اس کے کام وہی جانتا ہے جو اس کی مرضی، اور میں اس کی مرضی میں خوش تھی اور آج بھی میں خوش ہوں۔ اس طرح خون خوار پرندے کا بھی خاتمہ ہوا اور اللہ نے رحیلہ کے دن پھیر دیے۔ بات یہ ہوتی ہے بچوں کہ تم اپنا فرض انجام دو، خدا اپنے کام کرے گا۔ ختم شد۔